एमसीक्यू फटाफट के इस लेक्चर में बच्चों आप लोगों का स्वागत है। आज हम 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर 4 यानी कि मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के कुछ एमसीक्यू यहां पे देखेंगे। हम जिस टॉपिक के एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं, जरा उस टॉपिक के इक्वेशंस पहले एक बार देख लेते हैं। देखिए, फोर्स ऑन ए चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई चार्ज Q v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड B में जा रहा है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो है Q v क्रॉस B। फोर्स ऑन ए चार्ज इन ए कंबाइंड फील्ड। अगर आपने कंबाइंड फील्ड रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है, तो आपको पता है कि लॉरेंट्ज फोर्स लगता है। ये फोर्स हो जाता है Q E प्लस V क्रॉस B। यहां पे याद रखना कि V और B का क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। और अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से रखा है ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड से लगने वाला फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड से लगने वाला फोर्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं, तो ऐसे फील्ड को कहते हैं क्रॉस फील्ड। ऑब्वियसली ये जो फील्ड है दोनों परपेंडिकुलर आएंगे। और इस क्रॉस फील्ड में अगर डिफ्लेक्शन नहीं होता है, अगर चार्ज का डिफ्लेक्शन नहीं होता है, तो उसके लिए ये इक्वेशन है E अपॉन बी इजकल टू वी। यानी कि जब चार्ज का डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा होगा तब उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके ऊपर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके ऊपर लगने वाला मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो है वो उसकी वेलोसिटी जितना होगा। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर। अगर आपने कोई L लेंथ का और I करंट वाला वायर, स्ट्रेट वायर मैग्नेटिक फील्ड B में रखा है तो उसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा और ये फोर्स होगा IL क्रॉस B जितना। फिर साइक्लोट्रॉन तो आप जानते ही हो। साइक्लोट्रॉन के लिए उसके बेसिक दो इक्वेशन है जो कि इंपॉर्टेंट है। पहला है साइक्लोट्रॉन की रेडियस R इजकल टू एम वी अपॉन क्यू बी। यानी कि साइक्लोट्रॉन में अगर m मास वाला, v वेलोसिटी वाला और q चार्ज वाला कोई पार्टिकल b मैग्नेटिक फील्ड में से पास हो रहा है तो वहां पे उसकी सर्कुलर पाथ की जो रेडियस होगी वो एम वी अपॉन क्यू बी जितनी होगी। और इसमें जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, चार्ज पार्टिकल जो घूम रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी वो क्यू बी अपॉन टू पाई एम जितनी होती है, जहां पे m यानी कि उस चार्ज पार्टिकल का मास। फिर आता है बायो-सावर्ट लॉ। बायो-सावर्ट लॉ में आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलता है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर से, तो ये हो जाता है dB इजकल टू म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आईडीएल क्रॉस r अपॉन r क्यूब। याद रहे कि यहां पे ये जो आईडीएल है उसको कहते हैं करंट एलिमेंट और r जो है उस करंट एलिमेंट से उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। समझ रहे हो आप? जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है और वो भी कहां से? आइडियल करंट एलिमेंट से है। तो इसका इक्वेशन हो जाता है म्यू जीरो अपॉन 4 पाई। और आपको पता है कि म्यू जीरो अपॉन 4 पाई को आप 10⁻⁻⁷ भी लिख सकते हो, आइडियल क्रॉस r अपॉन r क्यूब। फिर मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग रिंग और से लूप। अगर किसी कैपिटल R रेडियस वाली रिंग में से I करंट पास हो रहा है तो उसकी एक्सिस पे सेंटर से x डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा वो इस इक्वेशन से मिलेगा, म्यू जीरो आई आर स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेस टू 3/2। और ये मैग्नेटिक फील्ड याद रहे कि एक्सिस की डायरेक्शन में ही होगा और उसमें राइट हैंड थंब रूल लगा के आप डायरेक्शन फाइंड कर सकते हो। इसी रिंग के सेंटर के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा म्यू जीरो आई अपॉन 2r, सिंपली म्यू जीरो आई अपॉन 2r। फिर ये एक इक्वेशन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर एट ए डिस्टेंस स्मॉल r। देखिए, अगर आपके पास कोई इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है, सपोज कि इस तरह से ये कोई वायर है और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, ऐसे दोनों साइड इनफाइनाइट तक जा रहा है और इसमें से मानिए कि I जितना करंट पास हो रहा है, तो अब इस करंट कैरिंग वायर से किसी भी R डिस्टेंस पे, मानिए कि यहां पे एक पॉइंट में चूज करता हूं जो कि R डिस्टेंस के ऊपर है, तो इस R डिस्टेंस वाले इस पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो मैग्नेटिक फील्ड पहले तो अंदर की ओर आएगा। मैं यहां पे ऐसे ये क्रॉस कर देता हूं ताकि आपको पता चले कि भाई यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की ओर आएगा। और इसे भी आप राइट हैंड थंब रूल से
फाइंड कर सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे आएगा। मीन्स आपको क्या करना है कि इस करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड थंब को अरेंज करना है। तो अपने आप जो फिंगर्स होगी वो ऐसे आ जाएगी ना, इस तरफ से ऐसे आ जाएगी। तो फिंगर्स ऐसे जा रही है, मीन्स यहां पे आप देखोगे तो फिंगर जो है वो ऊपर से अंदर की ओर जा रही होगी, बाहर से ऐसे अंदर की ओर परपेंडिकुलर जा रही होगी। राइट हैंड की फिंगर की बात कर रहा हूं। तो ऐसे में यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की ओर आएगा। और अगर हम जो पॉइंट चूज कर रहे हैं वो पॉइंट इस तरफ हो, यानी कि लेफ्ट साइड में हो, यहां पे सपोज कि यहां पे मैं पॉइंट कह देता हूं पी डैश करके, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर की ओर आएगा, इस तरह से बाहर की ओर आएगा। ये डायरेक्शन भी आप राइट हैंड थंब रूल से चेक कर सकते हो। मीन्स के जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपको क्या करना है कि यहाँ पे थंब की डायरेक्शन जो है वो करंट की डायरेक्शन में रखनी है आपको। तो ऐसे में आपकी जो राइट हैंड की फिंगर्स है वो फिंगर्स इस तरफ, इस वायर के लेफ्ट साइड में किस तरफ आ रही होगी, ऐसे बाहर की ओर आ रही होगी, इस पेज के परपेंडिकुलर और बाहर की ओर आ रही होगी। सही है, ऐसे बाहर आ रही होगी। यहाँ पे बात करें पी पॉइंट पे तो ऐसे अंदर जा रही होगी, जबकि यहाँ पे लेफ्ट साइड में बात करें तो ऐसे फिंगर्स बाहर आ रही होगी, यानी कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड होगा B इजकल टू म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर। बी इजकल टू म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, तो आप ये सारे इक्वेशंस याद रखिएगा। इन्हीं सभी इक्वेशंस के ऊपर आज के हमारे एमसीक्यूज होंगे। तो चलिए हम एमसीक्यू शुरू कर देते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पे इस लेक्चर में सारे एमसीक्यू के जो कॉन्सेप्ट हैं और उसे सॉल्व करने का जो लॉजिक है इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। इसके कैलकुलेशन के पार्ट के ऊपर हम फोकस नहीं करेंगे। कैलकुलेशन आप भी कर सकते हो। मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम क्वेश्चंस हम सॉल्व कर पाए, इसलिए कैलकुलेशन में हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। वैसे इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो आपको पीडीएफ में ऑलरेडी मिल जाएंगे और पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इस तरह से, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इज एक्टिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, याद रखिए साउथ टू नॉर्थ, एंड इज ऑफ ए मैग्नीट्यूड 1.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे वेबर पर मीटर स्क्वायर लिखा है, वो टेस्ला ही है बेसिकली, सो इट इज 1.5 टेस्ला। If a proton having mass 1.7 into 10 raised to minus 27 kilogram and charge 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb moves in this field vertically downward with energy 5 million electron volt, then the force acting on it will be what? तो क्वेश्चन इस तरह से है कि आपको एक मैग्नेटिक फील्ड दे दिया जो कि साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे दी है, इसमें एक प्रोटॉन दे दिया है जो कि मूव कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, और इसकी एनर्जी आपको दी है। देखिए प्रोटॉन की एनर्जी यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई, राइट। तो आपको उसके ऊपर लगने वाला फोर्स फाइंड करना है। अब देखिए अगर हम राइट साइड को नॉर्थ मान ले तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो साउथ टू नॉर्थ है, ऐसे, ठीक है, ये S2N, और इसमें एक चार्ज यानी कि हमारा प्रोटॉन जो है वो नीचे की ओर जा रहा है, डाउनवर्ड का है। आपको सपोज कि इसकी वेलोसिटी है अभी v जितनी और इसका चार्ज q है, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा F इजकल टू क्यू वी बी साइन थीटा, और यहाँ पे थीटा इजकल टू 90 आ जाएगा क्योंकि v और b के बीच में आप देखिए कि एंगल कितना हो रहा है, 90 डिग्री। ये है मैग्नेटिक फील्ड b, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है मैग्नेटिक फील्ड b, और जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर है इसलिए साइन 90 आएगा। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे v हमें नहीं दिया है, तो इसे आपको काइनेटिक एनर्जी से निकालना पड़ेगा। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी k इजकल टू 1/2mv² हो जाता है, राइट। तो इसमें से आप v का इक्वेशन ले सकते हो, v इजकल टू हो जाएगा 2k अपॉन m अंडर रूट ऑफ 2k अपॉन m। अब ये v आप इसमें डाल सकते हो, तो f इजकल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा q अंडर रूट ऑफ 2k अपॉन m एंड b, साइन 90 तो 1 हो गया। बस इसमें जो वैल्यूज है वो पुटअप कर दीजिए। आपके पास चार्ज है, काइनेटिक एनर्जी है। याद रखिए कि काइनेटिक एनर्जी आपको 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी है, इसे आपको दरअसल जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो 5 इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, राइट।
और इसे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के साथ, तब जाके ये जूल में कन्वर्ट होगा। ये पूरा ऐसे जूल में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर आप इससे आंसर फाइंड कर पाओगे और इसका आंसर आपको मिल जाएगा 7.344 इंटू 10⁻12 न्यूटन जितना। आप इसे चेक कर लीजिएगा और अब ऑप्शंस में देख लेते हैं। ये रहा ऑप्शन बी, ये है इसका करेक्ट आंसर 7.4 इंटू 10⁻12 न्यूटन। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 million electron volt proton is moving perpendicular to the uniform magnetic field of 2.5 Tesla. The force on the proton will be what? ये तो सेम क्वेश्चन ही हो गया, इसका आप आंसर वेरीफाई कर लीजिएगा। ये आंसर आएगा डी, ठीक है, सेम मेथड होगी इसमें। फिर देखते हैं क्वेश्चन 3। 2 long straight wire are set parallel, याद रखिए पैरेलल है, to each other, each carries a current I in the same direction, ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि सेम डायरेक्शन, and the separation between them is 2r, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 2r है। The intensity of magnetic field midway between them is what? यहां पे देखिए ये जो एक पॉइंट दिया है आपको P पॉइंट, इसके ऊपर आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ऑप्शन में कहीं भी डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे ये वाला इक्वेशन ही दरअसल आएगा, ये जो आपको दिख रहा है वही इक्वेशन इसमें लागू होने वाला है। चलिए देखिए इसमें बात यह है कि आपको 2 करंट कैरिंग वायर दिए और सेम डायरेक्शन में दिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसे एक ही डायरेक्शन में करंट पास हो रहा है इस तरह से, और दोनों में जो करंट है वो सेम है, आई करंट है इसमें, ठीक है, और ये है इसका मिडवे। अब मैं इस करंट को ना थोड़ी देर के लिए I1 और इसको मैं कह देता हूं I2, दोनों की वैल्यू सेम है। अब आप समझिए कि अगर इस करंट का मैग्नेटिक फील्ड आपको यहां पे लेना है, इस मिड पॉइंट पे, मैं यहां पे एक डॉट दिखा देता हूं, ये है मिड पॉइंट, तो यहां पे इस पॉइंट P पे आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो सोचिए कि ये जो I1 करंट है इसका मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा, यहाँ पे अंदर की ओर। याद कीजिए मैंने इक्वेशन के वक्त आपको ये समझाया था कि आपको राइट हैंड थंब रूल यूज करना है। आपको करंट की डायरेक्शन में जो राइट हैंड थंब है उसको अरेंज करना है, तो अपने आप फिंगर जो है ऐसे आ जाएगी, ऐसे करके, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की ओर जा रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी राइट हैंड की फिंगर्स कैसे जा रही होगी, अंदर की ओर, पेज में अंदर की ओर। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो अंदर की ओर आएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड B1 जो है, B1 कह देते हैं इसको, ये अंदर की ओर आएगा ऐसे, राइट। और अगर आप I2 की बात करें तो I2 की वजह से यहां पे लेफ्ट साइड में आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर आएगा। कैसे? यहां भी आप राइट हैंड के थंब को अरेंज कीजिए तो अपने आप आपकी राइट हैंड की फिंगर्स जो है वो यहां पे बाहर की ओर आ रही होगी, इस पेज के परपेंडिकुलर और बाहर की ओर। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, यानी कि B2 मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा वो बाहर की ओर प्रोड्यूस होगा। अब ये मिड पॉइंट है, P पॉइंट जो है ना मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये होगा कि दोनों तरफ से जो वायर का डिस्टेंस है वो सेम होगा R। तो फिर सीधी सी बात है कि ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है और दोनों का डिस्टेंस और करंट सेम है, तो दोनों की मैग्नीट्यूड भी सेम ही रहने वाली है। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड अगर देखा जाए तो B1 माइनस B2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दैट इज अवर आंसर। देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शंस में, ये रहा ऑप्शन सी, 0, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा 0। देखिए यहाँ पे ये मिड पॉइंट का है इसलिए 0 हो रहा है, और वापस दोनों में करंट भी सेम है, ठीक है। अगर करंट डिफरेंट होता तो ऑब्वियसली आपको B1 माइनस B2 इज इक्वल टू 0 नहीं मिलता, कुछ और मिलता, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अ चार्ज Q कूलम मूव्स इन ए सर्कल एट n रिवोल्यूशंस पर सेकंड, यहां पे पर सेकंड लिखा है, ये ध्यान रखना, एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज r मीटर, देन द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल विल बी व्हाट। यानी कि यहां पे कोई Q चार्ज है जो कि सर्कुलर फॉर्म में घूम रहा है और वो n रिवोल्यूशन पर सेकंड से घूम रहा है, और रेडियस जो है उसकी स्मॉल r मीटर दी गई है, तो फिर आपको सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फाइंड करना है। चलिए करते हैं इसके लिए।
यहां पे देखिए कुछ इस तरह की सिचुएशन है। ऐसे ये कोई एक सर्कुलर पाथ है, ये है इसका सेंटर और इसकी रेडियस आपको दे दी है स्मॉल आर, और यहां पे एक चार्ज Q जो है, ये चार्ज Q ऐसे घूम रहा है। ठीक है, अब समझिए जब चार्ज Q घूमता है तो ऑब्वियसली वो करंट प्रोड्यूस करता है ना, और अगर वो करंट प्रोड्यूस कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और समझिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर ही होगा, क्योंकि आप राइट हैंड रूल को यूज कीजिए और अपने राइट हैंड की फिंगर्स को ऐसे अरेंज कीजिए तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आएगा, क्योंकि थंब आपका ऊपर आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आएगा, ऊपर की ओर आएगा। तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड बी। देखिए मैं आपको बता दूं कि यहां पे कंफ्यूज मत होना एक बात से, जब सर्कुलर करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए भी आपको राइट हैंड थंब रूल यूज करना है, और जब स्ट्रेट करंट है तब मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए भी आपको राइट हैंड थंब रूल यूज करना है। लेकिन दोनों में जो फर्क है उसको ध्यान से समझिए। जब सर्कुलर करंट है तो करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर्स को अरेंज कीजिए तो थंब की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, और जब स्ट्रेट वायर है, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, तो करंट की डायरेक्शन में थंब को अरेंज कीजिए तो फिंगर्स की डायरेक्शन में आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। ये दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। चलिए अब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपके पास इक्वेशन है सर्कुलर रिंग का, म्यू 0 आई अपॉन 2r, सिंपल। अब इसमें सिर्फ I के लिए हमें कुछ करना है। देखिए I इजकल टू Q बाई टी होता है, Q यानी कि टोटल चार्ज। अब सपोज कीजिए कि आपके पास Q चार्ज है और वो n टर्न्स लगा रहा है t टाइम में, समझ में आ रहा है? एक Q चार्ज n टर्न्स लगा रहा है t टाइम में, तो करंट कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज NQ बाई टोटल टाइम स्मॉल t, सही है। और बाकी जो बचेगा वो है सिर्फ 2r। अब यहां पे समझिए, ये जो n बाई टी है दैट इज नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर यूनिट टाइम, वो हमें स्मॉल n करके दे दिया है। याद कीजिए क्वेश्चन में स्मॉल n क्या है, स्मॉल n इज नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर 1 सेकंड। तो ये n बाई टी को मैं लिख देता हूं स्मॉल n, और ये q आ गया डिवाइड बाई 2r। इसको एक स्टेप आगे जाके ऐसे भी लिख सकते हो। देखिए म्यू 0 क्या हो जाता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, राइट। मैं यहां पे लिख देता हूं 4 पाई इंटू n इंटू क्यू अपॉन यहां पे ये 2r, और यहां पे मल्टीप्लीकेशन में 10⁻⁷ कर देता हूं, हो गया। अब इसमें आप सॉल्व करके लिख दीजिए तो ऐसे हो जाएगा ये 2 पाई एन क्यू बाई आर इंटू 10⁻⁷। ठीक है, अभी बात यहां पे खत्म नहीं होती, हमें यहां पे यूनिट भी लिखना है। वैसे तो मैग्नेटिक फील्ड है तो सीधी सी बात है यूनिट इसका क्या होता है, टेस्ला होता है या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, लेकिन यहां पे यूनिट थोड़ा सा अलग से दिया है। ये कैसे मिलेगा समझिए। देखिए आपके पास एक इक्वेशन है F इजकल टू आई एल क्रॉस बी, इसमें से मैं लिख रहा हूं यहाँ पे आई एल बी, तो इसमें से बी को आप सब्जेक्ट बना लीजिए, तो ये हो जाएगा F अपॉन आई एल। ठीक है, तो सीधी सी बात है इसमें यूनिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यूटन पर एम्पियर मीटर, इस तरह से। तो यहां पे यूनिट आप लिख सकते हो न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये भी मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन होगा। तो अब इसे फाइंड करते हैं हमारे ऑप्शंस में, और ये रहा, ये ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। यहां पे एक छोटी सी गलती है, ये न्यूटन पर एम्पियर तो ठीक है, फिर वापस पर मीटर लिखा है, ये यहां पे पर ऐसे नहीं आएगा, यहां पे सिर्फ डैश लिख सकते हैं एम्पियर मीटर। ठीक है, ये पूरा ऐसे ब्रैकेट में आ जाएगा न्यूटन पर एम्पियर मीटर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ लेंथ कैपिटल L of wire carries a steady current I. It is bent first to form a circular plane coil of 1 ton. The same length is now bent more sharply to give a double loop of smaller radius. The magnetic field at the center caused by the same current will be what? यानी कि आपके पास एक L लेंथ का वायर है, उसमें से आपने एक टर्न वाला पहले लूप बना लिया, सर्कुलर लूप बना लिया। अब आप उसी में से, उसी लेंथ में से
डबल टर्न वाला यानी कि 2 टर्न वाला लूप बना रहे हो, ऑब्वियसली इसमें रेडियस कम हो जाएगी, तो आपको ये फाइंड करना है कि मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा। देखते चलिए। यहां पे एक बात याद रखिए कि जब आप ऐसा कुछ करते हो, यानी कि आप एक लूप में से 2 लूप बनाते हो, तो रेडियस हाफ हो जाती है और नंबर ऑफ टर्न्स डबल हो जाते हैं। ये आप एक्सपेरिमेंटली चेक भी कर सकते हो। तो यहां पे मैं लिख दूंगा कि भाई n2 विल बी इक्वल टू 2n1, राइट, और जो रेडियस है वो हाफ हो जाएगी, तो r2 विल बी इक्वल टू r1/2। अब देखिए, रिंग के लिए या लूप के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका इक्वेशन क्या है, b इज इक्वल टू म्यू 0 ni/2r, ठीक है ना। अगर यहाँ पे n टर्न्स है तो आप ni लिखोगे, अगर 1 टर्न है तो सिर्फ आप म्यू 0 i/2r लिखोगे। तो यहां से अगर हम दोनों मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो ले ले, b2/b1 ले ले, तो क्या होगा सोचिए, म्यू 0 i और 2 ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या यहाँ पे बचेगा n2/r2 और यहाँ पे आ जाएगा n1/r1, सही है। यानी कि ये हो जाता है n2/n1 और मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा r1/r2। इसमें अब हम वैल्यूज पुटअप कर दें, n2 क्या है हमारे पास, 2n1/n1 इंटू r1 और r2 क्या है हमारे पास, r1/2। तो ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हो जाएगा ये 4। इसका मतलब कि भाई b2 इजकल टू 4 टाइम्स b1 हो जाएगा, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 4 टाइम्स हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसका ऑप्शन। इसका ऑप्शन है ये वाला सी, 4 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट वैल्यू, 4 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 concentric circular coils of 10 turns each are situated in a same plane. Their radii are 20 and 40 centimeter and they carry respectively 0.2 and 0.3 ampere of current in opposite direction. Important बात है ये, in opposite direction. The magnetic field in Weber per meter square at the center will be what? अच्छा, अब यहाँ पे 2 कॉइल जिसके 10 टर्न्स है, दोनों के टर्न्स 10 है, ऐसे 2 कॉइल लेकिन अलग अलग रेडियस वाली है और इसमें से अलग अलग करंट पास हो रहा है, ये दोनों को कोसेंट्रिक रखा है। दूसरा कि करंट की डायरेक्शन दोनों में अपोजिट है, तो ऑब्वियसली जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो भी अपोजिट प्रोड्यूस होगा। तो आपको ये फाइंड करना है कि सेंटर के ऊपर जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना हो जाएगा। चलिए देखते हैं, मैं इसकी फिगर जरा सा दिखा देता हूं। देखिए इस तरह से ये एक कॉइल हो गई और ये हो गई दूसरी कॉइल। मैं यहाँ पे दिखा नहीं रहा, लेकिन याद रखिए कि इसमें 10 टर्न्स है, ठीक है, दोनों में 10 टर्न है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि दोनों में जो करंट है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे कि ये जो छोटी कॉइल है इसमें इस तरफ करंट है, यानी कि आप ऊपर से अगर देखें तो ये क्लॉकवाइज है, और जो बड़ी कॉइल है उसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है, ठीक है। ये छोटी कॉइल है, इसका करंट है, इसको हम नाम दे देते हैं लाइक I1, और जो बड़ी कॉइल है इसका करंट, इसको नाम दे देते हैं हम I2। दोनों की रेडियस भी अलग अलग है। यहाँ पे जो बड़ी कॉइल है इसका जो रेडियस है इसको हम कह देते हैं R2, और ये जो छोटी कॉइल है इसका जो रेडियस है इसको हम कह देंगे R1 करके, ये है R1। और यहाँ पे ये जो सेंटर है ना, यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना पड़ेगा। अब समझिए, अगर आप राइट हैंड रूल यूज करते हो, राइट हैंड थंब रूल, तो क्या होगा कि ये जो करंट पास हो रहा है बड़ी कॉइल में इस तरह से ऊपर से देखते हुए ये कैसा लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड इसका ऊपर की ओर जाएगा, और ये जो कॉइल है इसमें मैग्नेटिक फील्ड नीचे की ओर जाएगा। तो मैं इसको दिखा देता हूं कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नीचे की ओर जाएगा, इसको नाम दे देते हैं हम B1 करके, और ये जो बड़ी कॉइल है इसका मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर जाएगा, नाम दे देते हैं B2 करके। अब ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लिख सकते हैं कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड B विल बी इक्वल टू B1 माइनस B2, सही है। और दोनों का इक्वेशन क्या हो जाएगा, म्यू 0 ni/2r, ठीक है। तो अब देखिए म्यू 0 कॉमन आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न सेम है तो कॉमन आ जाएगा, डिवाइड बाय 2r है, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, बचेगा यहाँ पे करंट I1/R1 और यहाँ पे करंट I2 बाय रेडियस R2, इस तरह से।
अब इसमें वैल्यूज पुटअप करनी है आपको। देखिए n जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स है जो कि 10 दिया हुआ है। ये करंट I1 और रेडियस R1, करंट I2 और रेडियस R2 सब कुछ आपको दिया है। अब इसका जो आंसर आपको मिलेगा वो हो जाएगा कुछ 5/4 म्यू जीरो इसमें सॉल्व नहीं किया है, ऐसे रहने दिया है। तो ये है हमारा ऑप्शन। देखते हैं कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसमें। ऑप्शन आ रहा है डी, 5/4 म्यू जीरो, ये है सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एट ए स्पेसिफिक इंस्टेंट एमिशन ऑफ रेडियोएक्टिव कंपाउंड इज डिफ्लेक्टेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे दिया है कि रेडियो एक्टिव कंपाउंड है, उसमें से रेडिएशंस निकल रहे हैं, ठीक है, आर डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, द कंपाउंड कैन एमिट व्हाट। यानी कि एक रेडियो एक्टिव कंपाउंड में से रेडिएशन निकल रहे हैं और वो डिफ्लेक्ट हो ही रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड में से वो पास हो रहे हैं तो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो ये कंपाउंड क्या एमिट करता होगा। देखिए वैसे तो रेडियो एक्टिव कंपाउंड जो है वो चार्ज पार्टिकल और गैमा रेडिएशंस एमिट करता है। अब इसमें से जो चार्ज पार्टिकल है वो तो ऑब्वियसली डिफ्लेक्ट होंगे ही, लेकिन जो गैमा रेडिएशन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है सिर्फ, वो चार्ज पार्टिकल नहीं है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसमें से क्या क्या डिफ्लेक्ट हो रहा होगा। देखिए एक तो पहला कहा है इलेक्ट्रॉन, तो ऑब्वियस बात है इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट होगा क्योंकि चार्ज पार्टिकल है। प्रोटॉन डिफ्लेक्ट होगा, He2+ ये दरअसल अल्फा पार्टिकल है तो ये भी डिफ्लेक्ट होगा, लेकिन न्यूट्रॉन्स जो है वो डिफ्लेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो इसके मुताबिक हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पे क्या हो जाता है, आप देखिए 1, 2 और 3 इसमें सही है, तो 1, 2 और 3 सही है, ऐसा ऑप्शन है पहला, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिक्स्ड He+ and O2+ ion masses of He+ is 4 AMU and of O2+ is 16 AMU. Beam passes in a region of a constant perpendicular magnetic field. If kinetic energy of all the ions are same, सभी की जो काइनेटिक एनर्जी सेम, देन व्हाट वुड बी द आंसर। अब यहाँ पे जरा आंसर्स जो है देख लेते हैं। पहला आंसर आपको ये दिया है कि He+ आयन विल बी डिफ्लेक्टेड मोर देन दोज ऑफ O2+ आयन। फिर He+ आयन विल बी डिफ्लेक्टेड लेस देन O2+ आयन। ऑल द आयन्स विल बी डिफ्लेक्टेड इक्वली, नो आयन विल बी डिफ्लेक्टेड। नहीं, ये तो गलत ही है, डिफ्लेक्शन तो हो गई, क्योंकि जब चार्ज पार्टिकल है और ये आयन है ना, तो चार्ज पार्टिकल हो गए और ये मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलरली पास हो रहे, तो डिफ्लेक्शन तो होना ही है। अब सिर्फ देखना ये कि कौन ज्यादा होता है या फिर दोनों ही सेम होते कि नहीं। चलिए इसके लिए क्या करना चाहिए, लॉजिक क्या होगा। इसके लिए बेटर वे है कि हम रेडियस पे चले जाएं, रेडियस वाला इक्वेशन में, क्योंकि यहाँ पे आपको काइनेटिक एनर्जी दी है, तो रेडियस वाला इक्वेशन से इसे सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं, यहां पे हम सॉल्व कर रहे हैं 8 क्वेश्चन। अब देखिए R इजकल टू हमारे पास इक्वेशन है mv/qb, राइट, ये इक्वेशन है। अब देखिए इसमें v की जगह पे मुझे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कुछ लिखना है। तो आप जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी k इजकल टू क्या हो जाता है, 1/2mv² हो जाता है। तो इसमें से v की जगह पे आप लिख पाओगे v इजकल टू व्हाट, √2k/m, सही है। तो ये मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, तो ये हो जाएगा m और फिर ये हो जाएगा √2k, काइनेटिक एनर्जी का k है ये, और यहाँ पे qb तो है ही और एक √m आ जाएगा। तो फाइनली ये इक्वेशन आपका कैसे बन जाएगा, ये हो जाएगा इस तरह से √2mk/qb, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो He+ की बात हो रही है, इसके लिए हम 1 यूज करेंगे और O2+ के लिए हम यहाँ पे 2 यूज करेंगे। तो अब देखिए मुझे R2/R1 लेना है, ठीक है। याद रखिए कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो 2 और k ये दोनों तो कैंसिल ही हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा √m2/√m1 और मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे आप लिख पाओगे q1/q2, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, ठीक है। तो अब देखिए m2 और m1 के बीच में रिलेशन क्या होगा, समझिए आप। m2 यानी कि ऑक्सीजन के लिए जो मास है वो 16 AMU है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं इस तरह से,
पूरा रूट एक कॉमन कर लेता हूं तो ये हो जाएगा 16 और He प्लस के लिए मास है 4 AMU तो ये हो जाता है 4 मल्टीप्लाइड बाय चार्ज की बात करें तो Q1 यानी कि जो He प्लस है उसका चार्ज हो जाता है प्लस ई और Q2 यानी कि जो O2 प्लस है उसका चार्ज हो जाता है 2E राइट। तो ये आपको फाइनली क्या मिल जाएगा सोचिए ये हो जाएगा 16/4 यानी कि 4 का रूट तो 2/2 2/2 यानी कि ये 1:1 हो गया। यानी कि आपको जो रेडियस मिलेगी दोनों की वो सेम ही मिलेगी। अब ये देख लेते हैं हम ऑप्शंस में। तो ऑप्शन में ये रहा सी ऑल द आयंस विल बी डिफ्लेक्टेड इक्वली। दोनों की रेडियस सेम आ रही है यानी कि दोनों का डिफ्लेक्शन जो वो सेम ही रहेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द पॉइंट P which is at a distance 4 centimeter from a long current carrying wire is 10⁻⁸ Tesla. The field of induction at the distance 12 centimeter from the same current would be what? Well, ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। आप इसमें B = μ0I अपॉन 2R जो इक्वेशन है हमारा इनफाइनाइट स्टेट वायर के लिए उसे लेके उसका रेशियो ले लीजिए तो आपको इसमें आंसर A मिल जाएगा। ये आप ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस एट ए डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर इज 54 माइक्रो टेस्ला। देन व्हाट विल बी द वैल्यू एट द सेंटर ऑफ द लूप। यहां पे आपको फाइंड करना है कि सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। देखिए ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। दरअसल आपको रिंग के लिए उसकी एक्सिस के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दे दिया है। मैं इसको BX नाम दे देता हूं। इक्वेशन आपको पता है μ0I r² अपॉन 2x² प्लस कैपिटल R² रेज़ टू 3/2। ठीक है, इसमें आपको पता है कि जो कैपिटल R है वो इसकी रेडियस है और आपको रेडियस दे दी है 3 सेंटीमीटर और जो x है वो एक्सिस के ऊपर उसका डिस्टेंस है जो कि आपको दे दिया है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और करंट आपको यहाँ पे नहीं दिया लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट BX जो है वो आपको दे दिया 54 माइक्रो टेस्ला और आपको फाइंड करना है इसके सेंटर के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो। अब सेंटर के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको अगर आप BO नाम दे दीजिए तो उसका इक्वेशन सिंपल है μ0I अपॉन 2R। ये सिंपल सा इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशंस का आप रेशियो ले लीजिए तो आपका μ0 और I तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा और जो बाकी बचेगा उसमें से आपको जो फाइंड करना है वो है BO। तो ये BO आपको फाइंड करना है। ये आप ट्राई कीजिएगा, ये आपको कुछ मिल जाएगा 250 माइक्रो टेस्ला करके। ये चेक कीजिएगा 250 माइक्रो टेस्ला इसका आंसर है। ओके, तो बच्चों ये लेक्चर आज यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि आज ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर कुछ डाउट्स हैं तो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कह सकते हो और अगर कुछ डिटेल्स डाउट्स हैं और अगर ऐसा है कि कुछ सजेशन आप देना चाहते हो इस पर्टिकुलर लेक्चर के बारे में तो आई विश कि आप मुझे इस नंबर पे टेलीग्राम पे भेजिए 9638160160। ये एटम फिजिक्स एकेडमी का नंबर है और इसमें सिर्फ टेलीग्राम पे, मैं फिर से कह रहा हूं कि टेलीग्राम पे आप मुझे सजेशंस या फिर कोई डाउट्स हैं, लंबे डाउट्स हैं तो वो डाउट्स भेज सकते हो। और हाँ, इन सारे MCQ के सॉल्यूशंस की PDF भी मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दी हैं, बट फिर भी मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो के दौरान ही अपनी नोट्स बनाते जाइए और उसके मुताबिक आप लिखते जाइए, क्योंकि जो आंसर्स PDF में दिए वो मैकेनिकल आंसर हैं, जबकि यहाँ पे हमने जो सॉल्यूशन किया वो पूरा कम्युनिकेट करके किया है तो वो आपके दिमाग में बैठा होगा और उसी की अगर आपके पास नोट है तो वही आपको दरअसल ज़्यादा यूजफुल होती है। इसलिए हमेशा जब भी आप MCQ सॉल्व कर रहे हो तो जो भी आपने समझा है उसे आप लिखिए और उसे ही आप प्रिजर्व कीजिए तो वही ज़्यादा एडवाइजेबल होता है। हाँ, PDF अपनी जगह पे ठीक है, उसको भी आप सेव करके रख सकते हो ताकि कभी भी रेफरेंस के लिए आप उसका वापस यूज़ कर सकते हो, लेकिन समझने के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए, उसके लॉजिक के लिए जो आपने यहाँ पे लेक्चर में समझा है वही काम का है।
इसलिए अगर वो आपने लिखा हुआ है तो वो आपको कभी भी काम लगेगा, इस न्यूमेरिकल्स में या इसके जैसे किसी भी न्यूमेरिकल में, किसी भी एमसीक्यू में, वही दरअसल आपको ज्यादा हेल्पफुल होगा।